दोस्तों, क्या हुआ जब डीएम साहिबा कुंभ मेले में स्नान करने पहुंचे और वहां उनका पति, जो अब नागा साधु बनकर भीख मांग रहा था, उनसे उनका सामना हुआ। इसके बाद डीएम मैडम ने जो किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आए तो हमारे ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की, जहां एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। परिवार में पहले से भी कई लड़कियां थी और फिर से लड़की होने पर सब लोग बहुत दुखी हुए। लड़की का नाम कविता रखा गया। कविता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसके शिक्षक अक्सर उसके माता पिता से कहते थे, आपकी बेटी भविष्य में एक अफसर बनने के लायक है, इसलिए उसे आगे तक पढ़ाना। लेकिन उसके पिता हमेशा कहते थे, यह तो एक लड़की है, इसे क्या आगे पढ़ाना, इसे तो ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना है, इसलिए पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अब कविता 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उसकी उम्र लगभग 16 साल थी। तभी किसी रिश्तेदार ने कविता के लिए एक रिश्ता बताया। कविता के पिताजी और उसके दादा दादी ने बिना कविता की मर्जी जाने ही उसकी शादी तय कर दी। लेकिन उसकी माँ बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। कविता के पिताजी इस रिश्ते से बहुत खुश थे, क्योंकि लड़के वाले एक अमीर खानदान से थे। वे चाहते थे कि जल्दी से कविता की शादी करके इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। कविता ने अपनी माँ से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन उसकी माँ भी मजबूर थी। वो कुछ ना कर सकी कविता के लिए। अब कविता की शादी हो जाती है। उसने अपने ससुराल वालों से भी बात करने की कोशिश की कि वह आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। अब उसका पति रोज शराब पीकर आता और उसके साथ मारपीट करता। उसके सास ससुर भी उसे परेशान करते रहते थे। कविता बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन उसे उसके बचपन की एक दोस्त मिलती है। वो बताती है कि उसने 10वीं कक्षा में पूरे जिले को टॉप किया है। लेकिन कविता ये बात सुनकर भी खुश नहीं होती। उसने अपनी दोस्त को अपनी सारी बातें बताई और उसके सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि उसे कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। एक बार वह अपने ससुराल को छोड़कर अपने पिता के घर भी चली गई थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसे कोई सहारा नहीं दिया। वो बोले, अब तेरे ससुराल वाले जैसे तुझे रखे वैसे ही तुझे रहना होगा। कविता कहती है, मेरी किस्मत में अब दुख भोगने ही है। लेकिन उसके दोस्त उसे समझाती है कि कब तक तू इस नरक में रहेगी, एक ना एक दिन तो तुझे बाहर आना ही पड़ेगा, वरना तू इसी तरह जीते ही जी मर जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कविता के दिमाग में अपनी दोस्त की कई बातें घूम रही थी। उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं और एक दिन वह अपने ससुराल को छोड़कर भागने का ठान लेती है। एक रात वह अपने कुछ गहने और कुछ पैसे लेकर अपने ससुराल से चली जाती है। अब वह दिल्ली आ गई थी। वहाँ उसने एक सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया और अपनी 11वीं की परीक्षा दी। वह छात्रवृत्ति के आधार पर अपना दाखिला करवाती है, क्योंकि उसने 10वीं कक्षा में पूरे जिले को टॉप किया था, तो उसे छात्रवृत्ति मिली थी। वह अपने दोस्त के घर पर ही रहती है। उसके पास कुछ पैसे और कुछ गहने थे, जिससे उसका गुजारा चलता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। उसके माता पिता और उसके ससुराल वाले उसे ढूंढ ढूंढ कर हार मान चुके थे। उधर कविता अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। वह 12वीं में भी अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। उसे अच्छे नंबरों की वजह से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। एक दिन उसके कॉलेज में दिल्ली की कलेक्टर मैडम आती है। कलेक्टर मैडम अपने भाषण में अपने जीवन के संघर्षों को भी बच्चों के साथ शेयर करती है। कविता कलेक्टर मैडम की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित होती है और वहीं से कलेक्टर बनने की प्रेरणा पाती है। कविता उसी दिन ठान लेती है कि वह भी एक कलेक्टर बनेगी।
लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। इसके बाद वह कलेक्टर मैडम का पीछा करती है। सौभाग्य से कलेक्टर मैडम की नज़र कविता पर पड़ जाती है। वह कविता से कहती है, क्या हुआ बेटा, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रही हो। कविता अपने जीवन की पूरी सच्चाई कलेक्टर मैडम को बता देती है। कलेक्टर मैडम कहती है कि तुम बहुत बहादुर हो, अगर तुम चाहो तो अपने भविष्य को बहुत सुनहरा बना सकती हो। कविता उनसे पूछती है कि मुझे भी आपकी तरह बड़ा अफसर बनना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। वो बताती हैं कि इसके लिए तुम्हें यूपीएससी की परीक्षा देनी होगी, जो है तो बहुत कठिन, लेकिन इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अब कविता का एक ही लक्ष्य था, कलेक्टर बनना। अब वह एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेती है और अपनी पढ़ाई में जुट जाती है। वह बहुत मन लगाकर पढ़ती है। उसे अब अपने लक्ष्य को पूरा करना था। उसकी मेहनत भी रंग लाती है और वह इस कठिन परीक्षा को पास कर लेती है। अब वह कलेक्टर बन जाती है। कलेक्टर बनकर वह अपने माता पिता के पास आती है। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कविता के पिताजी उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तेरा बाल विवाह करवा के मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं उस गलती के लिए तेरे से माफ़ी मांग रहा हूँ। लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और लड़कियाँ तो नसीब वालों के पैदा होती हैं। आज के समय में माँ बाप को बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटियाँ बेटों से कम नहीं होती, वो हर कदम पर साथ देती हैं। कविता के पिताजी कहते हैं कि पढ़ने का अवसर सबको बराबर मिलना चाहिए। अब कविता अपने माता पिता के साथ जहाँ पर उसकी पोस्टिंग होती है बहुत खुशी से रहती है। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगता है, जो 12 वर्षों में एक बार लगता है। महाकुंभ में दुनिया भर से साधु संत आते हैं। करोड़ों की संख्या में भक्त महाकुंभ में पहुंचते हैं। कविता की माँ कविता से कहती है, बेटी अगर तुम्हारे पास समय हो तो हमें महाकुंभ में ले चलना। कविता अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने माता पिता के साथ महाकुंभ जाने की तैयारी करती है। वे सब महाकुंभ में जाने के लिए रवाना होते हैं। महाकुंभ का नज़ारा बहुत ही अलग है। महाकुंभ में देश के हर कोने से साधु संत आते हैं और देश से ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु महाकुंभ में आते हैं। वे महाकुंभ जाकर गंगा नदी में स्नान करते हैं। थोड़ी देर बाद एक नागा साधु कविता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। वो बार बार कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन कविता उसे पहचान नहीं पाती। वो कहती है, बाबा कौन हो आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी नागा साधु अपने चेहरे पर से राख को हटाते हैं। कविता अपने पति को इस हाल में देखकर चौंक जाती है। वो हैरान होकर कहती है, आप और इस हालत में कैसे? उसका पति कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ थी तो मैंने तुम्हारी कोई कदर नहीं की। मेरे माता पिता ने भी तुम्हें बहुत दुख दिए, शायद ये उसी का परिणाम है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि एक पत्नी के बिना घर नहीं होता। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। थक हार कर मैं घर बैठ गया। मेरे माता पिता भी बीमारी की वजह से दुखी थे। भगवान ने उन दोनों को अपने पास बुला लिया। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया। तब मैंने सोचा कि मैं अब सब कुछ छोड़कर एक साधु का जीवन जीऊँगा, और मैं एक साधु बन गया। कविता कहती है कि जो हो गया अब उसे भूल जाओ। अगर आप मुझे तंग नहीं करते तो मैं एक कलेक्टर नहीं बन पाती। जो किस्मत में लिखा था वो तो होकर ही रहता है। अगर आपके माँ बाप भी मुझे परेशान नहीं करते तो मैं घर से नहीं भागती और ना ही कलेक्टर बन पाती। इसलिए अपने आप को मत कोसो। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सोचो।
कविता अपने पति के साथ और अपने माता पिता के साथ अपने घर आ जाती है और वो सब अब खुशी से रहने लगते हैं। कविता ने कलेक्टर बनकर बहुत बड़े बड़े काम किए। उसने लड़कियों की शिक्षा के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसकी वजह से बहुत सी लड़कियां अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाई। कविता ने बाल विवाह पर भी बड़े कदम उठाए और उसकी कोशिश से कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। कविता का पति भी अब समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगा। वो भी अपनी पत्नी का हर कदम पर साथ देने लगा। उन दोनों ने समाज में एक मिसाल कायम की। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर व हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, हमें समाज में फैल रही इन कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए और बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली की।